हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो जैसा आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है और डेली आप टीवी देखते हो और सुनते हो कि जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो वेदर के बारे में बताते हैं। और क्या आपको पता है कि वेदर क्या होता है? इट्स अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। वेदर को हम बोलते हैं जब हमारा एटमॉस्फेयर में, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें डे टू डे चेंजेस आते हैं, जैसे कभी गर्मी, कभी सर्दी, तो कभी बारिश का मौसम। तो इसी को हम वेदर कहते हैं। वेदर चेंज होता रहता है। तो व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं उसी को हम वेदर कहते हैं। ओके, इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एक्सेट्रा। कभी टेम्परेचर में चेंजेस आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, कभी रेनफॉल हो जाता है, तो कभी रेनफॉल का मतलब बारिश और टेम्परेचर का मतलब तापमान, और सनशाइन यानी सूरज की किरणें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, या फिर सर्दी गर्मी, या फिर सनी और क्लाउडी, वाइंडी और काल्म। तो वो ये हवा चल रही होती है, कभी कभी बहुत ही शांत होता है, सूखी हवा चल रही होती है, कभी बहुत ही ज़्यादा धूप निकल रही होती है, कभी बारिश के लिए काले काले बादल ऊपर आप आसमान में देखते होंगे, कभी बारिश ही हो जाती है, कभी गर्मी और कभी ठंडा। तो ये सारी ही चीज़ें जो हमारे वेदर एटमॉस्फेयर में चेंज होती रहती हैं उसी को हम वेदर कहते हैं। तो आज कैसा वेदर है आप बता सकते हैं, कैसा वेदर है ना, उसी को हम वेदर कहेंगे। You must have noticed when it is hot continuously for several days as you don't need any warm clothing। जैसा हमको पता है कि देखिए, जब गर्मियों के मौसम होते हैं तो हमें अलग कपड़े पहनते हैं और हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं। और अगर इससे एकदम अपोजिट हम बात करें ठंडियों की, तो वहाँ पर हमें बहुत ठंडा लगता है और हम वूलन के कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तो ठंडा भी हो जाता है, तो हमें गर्म खाते हैं, जैसे चाय वगैरह हो गई। तो इस तरीके की गर्म चीज़ें हम पीते हैं और पहनते भी गर्म कपड़े ही हैं। तो ब्रॉडली जो सीजन्स आते हैं, जो हमारे सीजन्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के होते हैं इंडिया में। द मेजर सीज़न यानी मेन सीज़न जो माने जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मौसम, सीज़न को हम एक तरीके से मौसम कह सकते हैं। सर्दियों का मौसम होता है कोल्ड वेदर सीज़न यानी विंटर सीज़न होता है, जो कि दिसंबर से फरवरी तक चलता है। और गर्मियों का मौसम होता है समर सीज़न जिसे हम कहते हैं, वो मार्च से मई तक चलता है। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न को हम कहते हैं रेनी यानी बरसात का मौसम, जो कि जून से सितंबर तक चलता है। और एक सीज़न होता है रिट्रिएटिंग मानसून का, यानी जिसे हम ऑटम सीज़न कहते हैं, जब बरसात का मौसम एक तरीके से वापस जा रहा होता है और ऑटम सीज़न आने वाला होता है। तो वो कब आता है? अक्टूबर से नवंबर के अंदर ही अंदर। ठीक है, तो इन सभी सीज़न के बारे में हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए, कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर ये हमारा है, यानी सर्दियों का सीज़न, सर्दियों का मौसम। तो विंटर सीज़न में क्या होता है, जो सन की रेज़ होती हैं वो डायरेक्टली रीजन पे नहीं पड़ती, तो यहाँ का रिज़ल्ट जो आता है, मतलब जो टेम्परेचर होता है ना, वो थोड़ा कम होता है। कम यानी लगभग विंटर्स में 17-18 अराउंड रहता है, या कभी कभी 2 तक, 3 तक, 4 तक इतना भी बढ़ जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडियाँ पड़ जाती हैं। और इससे अपोजिट होता है हॉट सीज़न में, समर सीज़न में। समर सीज़न में क्या होता है, सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ रही होती हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपको पता है ना, सूखी सूखी हवा चलती है जिसको हम लू कहते हैं, वो दिन में चलती रहती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दे रखी है, बता रखा है कि हमारी कंट्री में गर्मियों में शरबत पी जाती है, आप भी पीते होंगे, है ना। तो दे आर एक्सीलेंट थ्रस्ट क्वेंचर्स, यानी जब भी आपको प्यास लगे तो आराम से उससे, मतलब बहुत ठंडा ठंडा लगता है और अच्छा भी लगता है, और हमारी बॉडी को वो लू से भी बचाती है। तो शरबत रॉ मैंगो, बेल, लेमन, टैमराइंड, कोकुम, फालसा, वाटरमेलन, बटर मिल्क, कर्ड्स, इन सब से मिलकर बनी होती है। और क्या क्या पीते हैं गर्मियों में? छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, मोरी, छाछ, है ना, ये सब हम पीते हैं। काफ़ी सारे लोग बनाना और मैंगो की मिल्क शेक भी पीते हैं। तो गर्मियों के मौसम के बाद जो पहली बरसात आती है ना, वो एकदम जॉय का मौसम होता है, बहुत खुशी का मौसम होता है, क्योंकि और सारे लोग क्या करते हैं, गाने गाते हैं बरसातों के। तो आप भी गाते होंगे, तो आपको क्या करना है, 2 सॉन्ग याद करने हैं रेन पर और उन्हें एक साथ बैठकर गाना है।
अगर आप चाहें तो। ये आपकी बस मज़े के लिए, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। पोएम वगैरह बरसात पर बना सकते हैं या फिर कलेक्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड, पड़ोसियों या अपने फैमिली वाले मेम्बर्स से आप रेन के बारे में और जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदी में रेन को वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश, मराठी में पोस और बंगाली में बोरशा। ठीक है, तो बरसात का मौसम। अब हम पढ़ते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न। तो अब हमने गर्मियों और सर्दियों का मौसम देखा, अब हम बरसात के मौसम के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम मानसून सीज़न भी कहते हैं। ये सीज़न जो होता है उसमें क्या होता है, एडवांस ऑफ मानसून, यानी बारिश हो रही होती है। देखिए जो अरेबियन सी पड़ता है हमारे इंडिया में, अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है ना। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से हवा आ जाती है और अपने साथ क्या लाती है, मॉइस्चर यानी पानी लेकर आती है। और फिर ये हवा टकरा देती है, माउंटेन से टकराती है हवा, और माउंटेन से टकराने के बाद रेनफॉल पड़ जाती है, बारिश पड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मानसून सीज़न पड़ता है, यानी बरसात का मौसम। ठीक है, अब बरसात का मौसम जब जाने वाला होता है और ऑटम यानी वसंत का मौसम आने वाला होता है, तो देखिए क्या होता है, जब हवा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से वापस जाती हैं, जैसे अभी तो आई, देखिए हमने देखा ना मानसून सीज़न में तो वहाँ से आई, अब वापस जारी होती हैं ये हवा। ये सीज़न होता है रिट्रिएटिंग मानसून का, यानी मानसून के वापस जाने का और ऑटम के आने का। तो देखिए जब ये वापस जारी होती हैं और ऑटम सीज़न आने वाला होता है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में बहुत ही ज़्यादा हैवी बरसात होती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. अब हम climate किसको बोलते हैं, climate हम बोलते हैं एक तरीके से, देखिए हम ना अभी ना पता लगाते जा रहे हैं जैसे वेदर के बारे में। वेदर यानी आज कितना टेम्परेचर था, आज गर्मी थी या सर्दी थी, कौन से रीजन में कौन सा टेम्परेचर चल रहा है। तो इन सबको हम मान लीजिए एक पेपर पर लिखते जा रहे हैं हर दिन, और ये देखते जा रहे हैं कि इंडिया में इस दिन गर्मी थी और जो ऑस्ट्रेलिया या बाहर के देश है उसमें ये था वो था। मतलब इस तरीके से हम कंडीशन को ना लिखते जा रहे हैं, मेज़र करते जा रहे हैं हर साल का। ठीक है, तो फिर क्लाइमेट उसी को कहते हैं, हर साल जो हमने मेज़र किया। तो इंडिया का जो क्लाइमेट माना जाता है वो मेनली क्या माना जाता है, मॉनसून टाइप। तो लोग इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप बनाते हैं। मॉनसून जो शब्द है वो लिया गया है अराबिक शब्द से मौसम, और मौसम का मतलब होता है सीजन्स, काफ़ी सीजन्स। ठीक है, तो मॉनसून इसी से पड़ा है। तो इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया में काफ़ी सारे सीजन्स आते हैं, काफ़ी सारे मौसम आते हैं। गर्मियों का हो गया, सर्दियों का हो गया, बरसात का हो गया, है ना। इंडिया की लोकेशन से, इंडिया कहाँ पर है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर जाता है ना, तो इंडिया एक ट्रॉपिकल रीजन में है और किसी जगह बारिश पड़ रही होती है। मोस्ट ऑफ द रेन इज़ बॉट बाय मानसून विंड्स। जो मानसून की जो हवाएं आती हैं कहाँ से, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, उनकी वजह से यहाँ पर कभी कभी बरसात का मौसम हो जाता है, कभी कभी मानसून के जाने के बाद बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलने लग जाते हैं और काफ़ी पत्तियाँ झड़ती हैं। मतलब काफ़ी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर इंडिया में मौसम आते हैं। राइट, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। अब हम किसी भी जगह का क्लाइमेट यानी किसी भी जगह का जो तापमान है या मौसम है वो कैसे पता लगाते हैं, कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो भी जगह का हमें पता लगाना है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो कहाँ पर लोकेट करता है, कहाँ पर है। जैसे हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से पता लगा सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कितनी ऊंचाई पर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो नदी है उससे कितना दूर है, और रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है कि मतलब उसकी जगह कैसी है, वो एक प्लेट्यू है या वो प्लेन है या पहाड़ी इलाके पर है, माउंटेन एरिया है, तो उसे हम रिलीफ कहते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी जगह की जैसे देखिए अगर हमें जगह का पता चल जाए कि उसकी लोकेशन कितनी है और डिस्टेंस कितनी है सी से, एल्टीट्यूड कितना है और वो क्या है, तो हमें उसका टेम्परेचर पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता होता है। अगर हमने कोई बोल दे कि वो पहाड़ी इलाके पर रहता है तो हम झट से समझ जाएंगे कि पहाड़ी इलाकों पर तो ठंडा ही रहता है, तो हम समझ जाएंगे कि उधर ठंडी रहती है। या फिर कोई बता दे वो जम्मू कश्मीर का है तो जम्मू कश्मीर में भी ठंडा रहता है। अब वो बता दे तमिलनाडु का है तो वो कोस्टल एरिया है, फिर हम समझ जाएंगे उसका टेम्परेचर। तो इस तरीके से किसी भी जगह का क्लाइमेट यानी टेम्परेचर, मौसम पता लगाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट है। ओके, देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसलिए हमारे इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हम करते हैं। जैसे देखिए जैसलमेर और बीकानेर जो कि राजस्थान की डिज़र्ट हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। वाइल द्रास और कारगिल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा इलाका है जम्मू एंड कश्मीर वाला, क्योंकि वो एकदम टॉप पे है। और अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जितनी भी होती हैं वहाँ पर ज़्यादातर गर्मी रहती हैं। और अगर हम कोस्टल प्लेसेस की बात करें, ऐसी जगहों की बात करें जो कि नदी के किनारे हैं, जैसे मुंबई या फिर कोलकाता, तो यहाँ पर एकदम मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, यानी बीच का मौसम रहता है, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्मी, है ना। दे आर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और ऐसे कोस्टल एरिया पे रहना, यानी नदी के किनारे रहने पर ना काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटेशन होती है, उधर ह्यूमिडिटी होती है, यानी नदी के किनारे रहेंगे तो पानी वगैरह आएगा ना, तो इसलिए। अब हम बात करें मौसिनराम की या मेघालय की, जो मतलब मौसिनराम मेघालय में ही पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। जबकि इससे एकदम अपोजिट राजस्थान का जो जैसलमेर है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, बहुत ही कम बारिश होती है, एक बार हो जाती है मुश्किल से, है ना। तो हमने देखा कि इंडिया में ही कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं हो ही नहीं रही, कहीं इतना ठंडा हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। तो एक ही कंट्री में देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के मौसम है, क्लाइमेट है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन का क्या मतलब होता है? पेड़ पौधे, और नेचुरल यानी प्रकृति के दिए हुए। तो पेड़ पौधे ऑफ कोर्स जो जंगल वगैरह हैं, वो हमें प्रकृति के तौर पर ही गिफ्ट मिले हैं, भगवान ने ही हमें दिए हैं ना। तो पेड़ पौधे देखते हैं हम। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन अवर सराउंडिंग। हम काफ़ी तरीके के प्लांट देखते हैं अपने आसपास, और कितना अच्छा लगता है ना जब हम हरे हरे खेतों में हरे हरे ग्रासेस के पास खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, कुछ भी खेलते हैं। और काफ़ी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को हम बुशेस कहते हैं। और श्रब्स उन प्लांट को कहते हैं जो खुद से वो होते हैं, कैक्टस वगैरह जो होते हैं, उनको हम श्रब कहते हैं। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। बिसाइड दिस काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं, तो काफ़ी छोटे ब्रांचेज होती हैं, लीव्स होती हैं, और काफ़ी छोटे छोटे पेड़ होते हैं, नीम होता है, मैंगो, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे थोड़े से ही पत्ते लगे होते हैं। द ग्रासेस, श्रब एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड अ नेचुरल वेजिटेशन। यानी ऐसे जितने भी प्लांट्स जो कि हमारे बिना, यानी ह्यूमन बींग्स के बिना प्रकृति ने हमें गिफ्ट किए हैं, प्रकृति के तौर पर ही आए हैं, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब देखिए जितने भी पेड़ पौधे, जंगल में जितने भी प्लांट्स हैं, वो हमें पहले से ही मिले हैं, इंसान ने वो नहीं बनाए, है ना। तो वो एक नेचुरल वेजिटेशन है, और ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है, अमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी प्लांट के लिए बारिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए क्या होता है कि देखो, अब क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। कहीं हमने देखा कि हर जगह तो ठंडा नहीं होता, किसी जगह बहुत गर्मी होती है, किसी जगह ठंडा होता है, किसी जगह बरसात ही होती रहती है, किसी जगह होती ही नहीं है। तो देखिए इसी वजह से प्लांट भी वहाँ के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। फॉरेस्ट जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो नेसेसरी क्यों होते हैं, ज़रूरी क्यों होते हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे ऑब्जर्व करते हैं। प्लांट की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी में लगी होती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोशन को कंट्रोल करती हैं। फॉरेस्ट हमें टिम्बर, फर्नीचर बनाने के लिए फ्यूल, लकड़ी, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो हमें दवाइयाँ देते हैं, हर्ब्स लाइक हनी जो हम पीते हैं, गम, ये सब जो है हमें प्लांट से ही मिलता है। देखो मेडिसिन, शेल्टर, घर भी, फॉडर भी, फ्यूल, स्पोर्ट्स, फर्नीचर, रबर, टिम्बर, मतलब बहुत कुछ, सब कुछ हमें ऑलमोस्ट प्लांट से ही मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल वेजिटेशन हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्री। और हम कटिंग करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होती जा रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एटलीस्ट हमें अपने बर्थडे पर बहुत सारे, मतलब हमें बर्थडे पर एक प्लांट तो ज़रूरी बोना चाहिए, और हमेशा हमें प्लांट्स का ध्यान भी रखना चाहिए। एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़। लोगों को समझाना चाहिए कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी कैन हैव अ स्पेशल प्रोग्राम, वन महोत्सव। हम खुद ही वन महोत्सव बनाते हैं ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पीपल क्या हों, ग्रीन रखें अपने धरती को, है ना, इसलिए वन महोत्सव भी बनता है।
और उसके बाद देखिए जो लीला के पेरेंट्स हैं, जब उसका जन्म हुआ था तो उन्होंने नीम के पेड़ लगाया था। और उसके बाद हर बर्थडे पे वो एक डिफरेंट सैपलिंग लगाते हैं, प्लांट को बोते हैं, उसे हमेशा पानी देते हैं और उससे हीट वगैरह से बचाते हैं और कोल्ड एनिमल से भी बचाते हैं। तो जैसे देखिए चिल्ड्रन का बर्थडे होता है ना, तो हमेशा वो एक प्लांट, लीला के जो पेरेंट हैं उन्होंने लीला के जन्म पर एक प्लांट बोया। उसके बाद लीला बड़ी हुई और जब वो 20 साल की हो गई तो उसे 21 ट्रीज़ दिखे अपने गार्डन में। क्यों? क्योंकि इतने सारे उन्होंने प्लांट्स उगाए थे उसके हर बर्थडे पर अराउंड हर हाउस। उसके बहुत सुंदर सुंदर थे, बर्ड्स थी, उन्होंने जो घोंसला बना कर रखा था, फ्लावर्स खिले हुए थे, बटरफ्लाइज घूम रही थी, बच्चे इंजॉय करते थे फ्रूट्स को, और ब्रांचेस भी बहुत सुंदर सुंदर थी और उनके छाँव में भी वो लोग बैठ सकते थे। तो कितना अच्छा हुआ ना। तो हमें भी अपने एटलीस्ट बर्थडे पे तो एक प्लांट लगाना ही चाहिए। तो अब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ होती है, जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट होम होते हैं वाइल्ड लाइफ के, यानी जो जंगल होते हैं उन्हीं में एनिमल्स रहते हैं। 1000 ऑफ स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग वैरायटी के हैं, जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल, बर्ड, इंसेक्ट, वॉर्म्स, ये सारे के सारे हमें फॉरेस्ट में मिल जाते हैं। तो टाइगर जो हमारा नेशनल एनिमल है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में हमें देखने को मिल जाता है। गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट है ना, वहाँ पर एशियाटिक लॉयंस ज़्यादातर पाए जाते हैं। जितने भी लॉयंस हैं एशिया के, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गिर फॉरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं। एलिफेंट्स और जो राइनासोरस होते हैं असम वाले रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं एलिफेंट्स। और केरला में, कर्नाटका में, वहाँ पर भी एलिफेंट्स मिलते हैं। कैमल हो गए, वो ज़्यादातर ग्रेट इंडियन डिज़र्ट में मिलते हैं। और वहाँ पर डिज़र्ट में तो आपको वो भी मिल जाएंगे, स्नैक्स वगैरह अलग अलग वेराइटीज़ के। और रन ऑफ कुछ जो कि गुजरात में है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। वाइल्ड गॉट या फिर हम कहें स्नो के लियोपार्ड, बियर्स वगैरह, ये सब हम हिमालय वाले रीजन में पा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे होते हैं, जैसे मंकी, वुल्फ, जैकल, नीलगाई, चीतल। कुछ तो हमें अपनी डॉग वगैरह तो गलियों में ही मिल जाते हैं, बाकी सारे जंगलों में भी हमें पाने को मिल जाती हैं। इंडिया बर्ड लाइफ में काफ़ी रिच है। इंडिया में बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। पीकॉक जो कि हमारी नेशनल बर्ड है, उसी की तरह काफ़ी सारी कॉमन बर्ड्स हैं, जैसे पैरट हो गए, पिजन हो गए, मैना, गीज, बुलबुल, डक, और काफ़ी सारे। दीज आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। दोज प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। तो यहाँ पर बर्ड्स के लिए सेंचुरीज बना रखी हैं गवर्नमेंट ने, जो कि बर्ड्स को बचाती हैं, और हंटर्स जो कि शिकारी होते हैं उनसे उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। तो आप 5 बर्ड्स बता सकते हैं अपने एरिया में कॉमनली आपको मिलते हो। तो देखिए आपको आसपास आपको पिजन्स मिलते होंगे, पैरट्स मिलते होंगे, तो आप नाम दे सकते हैं 5 ऐसे बर्ड्स के। तो 100 ऑफ स्पीशीज़ स्नेक की होती हैं। कोबरा, क्रेट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है स्नेक की। और ड्यू टू कटिंग हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, हंट करते जा रहे हैं, शिकारी वगैरह, और काफ़ी सारी स्पीशीज़ को हम वाइल्ड लाइफ से कट कर के, मार के, हंटिंग कर के क्या करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। काफ़ी स्पीशीज़ तो बची भी नहीं है। बहुत पहले ना क्या होता था, कई सारे जानवर होते थे, इतने अलग अलग प्रकार के, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा कम जानवर बचे हैं और हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाए हैं, सेंचुरीज़ बनाई हैं, बायोस्फीयर बनाया है, जिससे क्या हो, सारे के सारे एनिमल्स प्रोटेक्ट हो सकें। और जो गवर्नमेंट है ना, उसने प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए हैं, जैसे कि लिए प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, और ये सारे शुरुआत हुई हैं इन सारे की प्रोग्राम्स की गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे जानवरों को सुरक्षा मिल सके। तो देखिए आपके आसपास भी काफ़ी सारे होंगे नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है एक। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। अब आप भी बचाने में वाइल्ड लाइफ को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? आप मना कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को लेने के लिए जो कि एनिमल के बॉडी के पार्ट से, या फिर उनके बोन से, हॉर्न से, या फिर उनकी स्किन से बने हों। ठीक है। और हर साल हम क्या करते हैं, हर साल हमें क्या करना चाहिए, जो वन महोत्सव होता है उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। एक वाइल्ड लाइफ वीक भी होता है जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आता है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ना जानवरों को बचाने का एक वीक होता है, तो उसमें हमें आराम से भाग लेना चाहिए और जानवरों से ज़्यादा जानवरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप क्या करेंगे, सबको बताएंगे एनिमल किंगडम के बारे में और अवेयरनेस फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए न्यूज़पेपर दिखा रखे हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ स्टार्ट किए हैं ना प्रोग्राम्स वगैरह। उसके बाद देखते हैं हम लोग, लास्ट है माइग्रेटरी बर्ड्स। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कि कुछ बर्ड्स जैसे कि लिए पिंटेल डक,
कर्ल्यूस, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, ये सारे ना बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में माइग्रेट करते हुए आते हैं, यानी घूमते हुए आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी ही बर्ड्स होती हैं जो कि बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में आती हैं। हर विंटर सीजन में, सर्दी के मौसम में ये आती हैं। तो सबसे छोटी माइग्रेटरी बर्ड का नाम है लिटिल स्टिंट, इसके आगे ही लिटिल आ जाता है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। लिटिल स्टिंट, जिसका वेट कितना है, 15 ग्राम से भी बहुत कम है, और ये आर्कटिक रीजन से आती है और इतनी दूर से ये 8000 किलोमीटर पार करके इंडिया तक आती है हर विंटर सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको चैप्टर आप बता सकते हैं। और इसमें हमने पढ़ा इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। समझ आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।